सोचिए, एक कागज का टुकड़ा जिस पर किसी और के दस्तखत है और आपकी या आपके परिवार की जिंदगी भर की कमाई, आपकी जमीन आपके हाथ से निकल जाती है। भारत में भूमि धोखाधड़ी सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक ऐसा सदमा है जो पीढ़ियों को प्रभावित करता है। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये सिर्फ दूर दराज के गांव की कहानी नहीं है, ये शहरों में पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हो रहा है। सवाल ये है कि जब ऐसा होता है तो क्या सब खत्म हो जाता है या कानून में कोई रास्ता है? बिल्कुल, और यही आज का हमारा मिशन है। हमारे पास इस विषय पर कुछ बहुत ही विस्तृत कानूनी विश्लेषण है और सुप्रीम कोर्ट के वो बड़े फैसले हैं जिन्होंने इस लड़ाई की दिशा तय की है। हम ये समझना चाहते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा धोखा हो जाए तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप क्या है, वो कौन से कानूनी हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके एक फर्जी रजिस्ट्री को रद्द करवाया जा सकता है और अपनी संपत्ति वापस पाई जा सकती है। चलिए इस कानूनी चक्रव्यूह को तोड़ते हैं। तो किसी भी कानूनी लड़ाई की शुरुआत एक ठोस वजह से होती है। आप अदालत में जाकर ये तो नहीं कह सकते कि मुझे ये रजिस्ट्री पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको साबित करना होगा कि ये गैर कानूनी क्यों है। वो क्या मुख्य आधार हैं जिन पर एक मामला खड़ा होता है। देखिए, अदालत में आपकी कहानी की नींव 3 मजबूत खंभों पर टिकी हो सकती है। पहला और सबसे आम है धोखाधड़ी और जालसाजी, मतलब फ्रॉड एंड फॉर्जरी। अच्छा। किसी और को मालिक बनाकर पेश कर दिया, आपके जाली दस्तखत कर दिए, या आपको अंधेरे में रखकर कोई और ही जमीन दिखा दी और कागज किसी और जमीन के बनवा लिए। यहाँ मतलब इरादा ही बेईमानी का है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। लेकिन क्या कोई और स्थिति भी है जहां बेचने वाले का इरादा शायद उतना साफ ना हो पर फिर भी रजिस्ट्री गलत हो? हाँ, और ये दूसरा आधार बहुत दिलचस्प है, स्वामित्व का अभाव, लैक ऑफ टाइटल। मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंसान आपको जमीन बेच रहा है वो उसका मालिक ही नहीं है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पारिवारिक संपत्ति। हाँ, ये बहुत होता है। मान लीजिए 3 भाइयों का जमीन में बराबर का हिस्सा है और एक भाई चुपके से पूरी जमीन बेच देता है। वो सिर्फ अपने 1/3 हिस्से का मालिक है, बाकी 2/3 का नहीं। तो वो जो अतिरिक्त हिस्सा बेच रहा है उस पर उसका कोई अधिकार ही नहीं था। यहाँ पर एक बात समझना चाहता हूँ, कानून की नज़र में इन दोनों धोखाधड़ी में क्या कोई फर्क है? एक में जाली दस्तखत हैं, दूसरे में मालिकी गलत है। बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर शून्य यानी वॉइड और शून्य करणीय यानी वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट आता है। ओके। सोचिए, जो दस्तावेज शून्य यानी वॉइड है वो कानून की नज़र में पैदा ही नहीं हुआ, वो शुरू से ही एक रद्दी कागज है। जैसे जब कोई गैर मालिक जमीन बेचता है, क्योंकि उसके पास बेचने का अधिकार ही नहीं था, तो वो सौदा शुरू से ही अवैध है। और शून्य करणीय क्या है? शून्य करणीय दस्तावेज वो है जो पैदा तो हुआ है लेकिन एक ऐसी बीमारी के साथ कि उसे अदालत में जाकर ही मारा जा सकता है। अच्छा। जैसे अगर आपकी सहमति धोखे से, नशे की हालत में या बंदूक की नोक पर ली गई, ये तीसरा आधार है, सहमति का अभाव, एब्सेंस ऑफ कंसेंट। जब तक आप अदालत जाकर ये साबित नहीं करते कि सहमति फर्जी थी, तब तक वो दस्तावेज कानूनी तौर पे जिंदा रहता है। समझ गया। तो एक दस्तावेज पहले से ही मरा हुआ है और दूसरे को अदालत में जाकर रद्द करवाना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास इन तीनों में से कोई एक ठोस आधार है। अब अगला कदम क्या? सबसे बड़ा डर तो यही होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा दरवाजा खटखटाएं। आपको जाना होगा सिविल कोर्ट। ये दीवानी मामले होते हैं और आपके जिले का सिविल कोर्ट ही सही जगह है। वहां जो मुकदमा दायर होता है उसे कानूनी भाषा में कहते हैं सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ सेल डीड। और क्या इसके लिए कोई खास कानून है, कोई खास औजार है जिसका वकील इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। सोचिए कि कानून एक टूल बॉक्स है। इस मामले में हमारा मेन टूल बॉक्स है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हम और उस टूल बॉक्स के अंदर धारा 31 वो खास रिंच है जो अदालत को एक जाली दस्तावेज को फाड़कर फेंकने की कानूनी ताकत देती है। ये धारा पीड़ित को अधिकार देती है कि वो अदालत से उस फर्जी रजिस्ट्री को कानूनी तौर पर अमान्य घोषित करने की मांग कर सके। एक मिनट, अगर अदालत ने रजिस्ट्री ही रद्द कर दी तो क्या बाकी चीजें अपने आप ठीक नहीं हो जाएंगी? जैसे कब्जा और सरकारी रिकॉर्ड, वो खुद ब खुद क्यों नहीं बदलता? ये एक आम गलतफहमी है और बहुत से लोग यही गलती करते हैं। सिर्फ रजिस्ट्री रद्द कराना आधी लड़ाई जीतने जैसा है।
अच्छा। अगर आपने बाकी चीजें नहीं मांगी तो अदालत आपको वो नहीं देगी। आपको अपनी अर्जी में बहुत साफ साफ कई राहतें माने रिलीफ्स मांगनी पड़ती हैं। जैसे कि? पहली तो मुख्य मांग है रजिस्ट्री को शून्य घोषित करना। दूसरी नामांतरण बहाल करना, रेस्टोरेशन ऑफ म्यूटेशन। फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर सरकारी भूमि रिकॉर्ड मतलब जमाबंदी में अपना नाम चढ़वा लिया होगा। आपको अदालत से उस गलत एंट्री को रद्द करके अपना नाम वापस दर्ज करने का आदेश मांगना होगा। सही बात है, क्योंकि कागज पर जीत और जमीन पर कब्जा दो अलग अलग लड़ाइयां हैं। बिल्कुल, इसीलिए तीसरी और सबसे जरूरी राहत है कब्जे की बहाली, रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। अगर धोखेबाज ने जमीन पर कब्जा कर लिया है तो आपको संपत्ति का भौतिक कब्जा वापस दिलाने का आदेश मांगना चाहिए। और अगर वो जमीन आगे बेचने की कोशिश करे तो? बिल्कुल, इसी के लिए चौथी एक बहुत ही रणनीतिक चाल है निषेधाज्ञा, स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर, हाँ। अगर आपको डर है कि केस चलने के दौरान वो धोखेबाज जमीन किसी और को बेच देगा या उस पर कोई बिल्डिंग बना लेगा, तो आप तुरंत स्टे ऑर्डर की मांग कर सकते हैं। ये एक तरह से गेम को पॉज कर देता है जब तक कि फैसला ना आ जाए। ये तो पूरी तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, जहां हर टारगेट को अलग अलग साधना पड़ता है। ठीक है, केस दायर हो गया, राहतें भी मांग ली, लेकिन दीवानी मामलों में तो कहते हैं कि जो आरोप लगाता है सबूत का बोझ भी उसी पर होता है। आपको क्या क्या साबित करना होगा? सबूत ही इस केस की आत्मा है। अदालत भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर चलती है। सबूतों को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहला और सबसे ठोस है दस्तावेजी साक्ष्य। इसमें क्या क्या आता है? वो कागजात कौन से हैं जो हमें जुटाने होंगे? सबसे पहले तो उस फर्जी रजिस्ट्री की कॉपी जिसे आप चुनौती दे रहे हैं, फिर खतियान यानी भूमि का वो मूल रिकॉर्ड जो आपके पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। खतियान, हाँ। जमाबंदी यानी मौजूदा रेवेन्यू रिकॉर्ड और अपडेट की हुई लगान रसीदें। ये सारे कागज मिलकर अदालत के सामने एक ही कहानी कहते हैं कि आप ही असली मालिक हैं। और अगर कागजात पूरे ना हो तो, या धोखाधड़ी इतनी शातिर हो कि उसे सिर्फ कागजों से साबित न किया जा सके? तब काम आते हैं मौखिक एवं अन्य साक्ष्य। आपके पक्ष में गवाहों की गवाही बहुत मायने रखती है। गांव के पुराने लोग, पड़ोसी जिन्होंने हमेशा आपको या आपके परिवार को ही उस जमीन का मालिक माना है। और जाली दस्तखत के मामले में? अगर दस्तखत जाली हैं तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय। वो तो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती होगी फिर। हाँ बिल्कुल, वो सीधे सीधे जालसाजी को वैज्ञानिक रूप से साबित कर देती है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है जो कई लोगों को परेशान करता होगा। अक्सर ऐसी धोखाधड़ी का पता सालों बाद चलता है, खासकर उन लोगों को जो अपनी जमीन से दूर किसी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। मान लीजिए किसी को 15-20 साल बाद पता चले, हाँ। क्या तब तक खेल खत्म हो चुका होता है? क्या कोई समय सीमा भी है? ये इस पूरे मामले का सबसे जरूरी और मैं कहूंगी उम्मीद देने वाला पहलू है। सामान्य नियम ये है कि आपको रजिस्ट्री रद्द कराने का मुकदमा 3 साल के अंदर करना होता है। बस 3 साल? ये तो बहुत कम है। अगर किसी को 10 साल तक पता ही न चले तो क्या उसका अधिकार खत्म हो गया? नहीं, और यहीं पर कानून पीड़ितों के साथ खड़ा होता है। धोखाधड़ी के मामलों के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 मतलब लिमिटेशन एक्ट, हाँ। उसका अनुच्छेद 59 एक शील्ड की तरह काम करता है। ये कहता है कि 3 साल की अवधि रजिस्ट्री की तारीख से नहीं बल्कि उस तारीख से शुरू होगी जब पीड़ित को धोखाधड़ी का पहली बार पता चला। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप कह रही हैं कि अगर मेरे परदादा की जमीन 50 साल पहले किसी ने हड़प ली थी और मुझे उसके पुख्ता सबूत आज मिले तो मेरे पास अभी भी केस करने का मौका है? बिल्कुल। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। बिल्कुल, यही इस कानून की खूबसूरती है। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई धोखेबाज अपनी ही चालाकी का फायदा उठाकर ये नहीं कह सकता कि अब तो बहुत देर हो गई। कानून कहता है कि समय की पाबंदी पीड़ित के लिए है, धोखेबाज के लिए नहीं। जब पीड़ित जागेगा तब सवेरा होगा। लेकिन ये साबित करना पड़ेगा कि जानकारी अभी मिली है। हाँ, बशर्ते आप अदालत में ये साबित कर सकें कि आपको इसकी जानकारी हाल ही में मिली है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। तो हमने पूरी प्रक्रिया समझ ली। लेकिन जब ऐसे मामले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो वहां से क्या दिशा निर्देश मिलते हैं? कुछ बड़े फैसलों ने जरूर इस कानून को और स्पष्ट किया होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस कानून की व्याख्या करके कई भ्रम दूर किए हैं। जैसे एक बड़ा सवाल था कि क्या जमीन बेचने वाला बाद में खुद ही जाकर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकता है? हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। तो थोटा गंगा लक्ष्मी
2010 और फिर सत्यपाल आनंद 2016 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, एक बार कोई दस्तावेज रजिस्टर हो गया तो सब रजिस्ट्रार के हाथ बंध जाते हैं। उसे रद्द करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट के पास है। अच्छा, तो मतलब कोर्ट ने सब रजिस्ट्रार को सिर्फ एक रिकॉर्ड कीपर की भूमिका दी है, जज की नहीं। ये बहुत जरूरी स्पष्टता है। एक और बहुत ही जमीनी हकीकत पर फैसला आया दायबेन 2020 मामले में। कई बार लोग ये दलील देते हैं कि उन्हें जमीन के पूरे पैसे नहीं मिले, इसलिए रजिस्ट्री रद्द की जाए। हाँ, पेमेंट का इशू। कोर्ट ने कहा नहीं, अगर पैसे बकाया हैं तो आप पैसों के लिए मुकदमा कीजिए, लेकिन आप एक रजिस्टर्ड सेल डीड को इस आधार पर रद्द नहीं कर सकते। इससे मतलब दस्तावेजों की स्थिरता बनी रहती है। ये भी एक बहुत अहम बिंदु है। और एक बहुत बड़ी समस्या पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए होने वाली धोखाधड़ी की थी, उस पर क्या हुआ? उस पर सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज 2011 का फैसला मील का पत्थर है। इसने पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए के जरिए होने वाले प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर पर लगभग रोक लगा दी। अच्छा, कोर्ट ने साफ किया कि मालिकाना हक का ट्रांसफर केवल एक रजिस्टर्ड सेल डीड से ही वैध माना जाएगा। जीपीए, विल या एग्रीमेंट टू सेल से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इफ एक फैसले ने हजारों कपटपूर्ण लेन देन पर लगाम लगाई। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम इसे समेटें तो ऐसा लगता है कि फर्जी रजिस्ट्री के खिलाफ कानूनी लड़ाई एक रणनीतिक अभियान है। आपके पास एक ठोस कानूनी आधार होना चाहिए। बिल्कुल। आपको सही अदालत में सही राहतों के साथ जाना होगा और अपने दावे को मजबूत सबूतों से साबित करना होगा। और सबसे बड़ी बात, समय की चिंता से घबराना नहीं है। परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 59 पीड़ितों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा देता है कि धोखाधड़ी का पता चलने पर भी वे न्याय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह प्रक्रिया लंबी और थकाऊ हो सकती है, पर यह दिखाती है कि भारतीय कानूनी प्रणाली में संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा मौजूद है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हमने चर्चा की शुरुआत में शून्य यानी वॉइड और शून्य करणीय यानी वॉइडेबल दस्तावेजों के बीच के फर्क को समझा। हाँ। शून्य मतलब जो शुरू से ही अवैध है, जिसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं, जैसे किसी गैर मालिक द्वारा बेची गई जमीन। और शून्य करणीय मतलब जो तब तक वैध है जब तक अदालत उसे रद्द ना कर दे। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली अंतर है। तो सोचने वाली बात यह है, ये जानते हुए कि आपके खिलाफ किया गया दस्तावेज शून्य है, यानी कानून की नजर में वो पैदा ही नहीं हुआ, ना कि केवल शून्य करणीय, तो क्या ये ज्ञान एक संपत्ति के मालिक को अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार करने से पहले ही जमीन पर कोई तात्कालिक कदम उठाने की शक्ति या अपनी रणनीति में कोई बढ़त देता है?